नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और हमने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हिमालय पर्वत जो या उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र जो है उसकी स्टडी हमने की। अब हम इस वीडियो के माध्यम से गंगा के मैदान का अध्ययन करेंगे, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान भी कह सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर हम जो भी पढ़ेंगे उस पर आधारित कुछ आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो आप उसका आंसर देंगे, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए। हमने हिमालय पर्वत को पढ़ा और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हिमालय किस तरह से एक विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा पर्वत है, उसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, वो एक नवीन भूभाग है भारत का। अब हम सेकंड हमारा जो फिजिकल डिवीजन है, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया या इंडो गैंगटिक प्लेन भी हम कह सकते हैं, या हिंदी में अगर हम कहें तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, या इंडो गैंगटिक प्लेन, भारतीय गैंगटिक प्लेन, या हम हिंदी में इसको कहें तो सिंधु गंगा का मैदान भी हम कह सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये पूरा एक मैदान आपको इस मैप के अंदर नजर आ रहा होगा। अब ये जो पूरा मैदान है ये कैसे बना है? इट इज मेड अप ऑफ फ्रेश alluvial which is deposited by the गंगा और ट्रिब्यूटरीज। मतलब ये है कि ये पूरी मिट्टी जो है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बिछाई हुई है। अब देखिए पूरा मैदान जो है कितना लंबा है। वैसे तो ये मैदान यहाँ से शुरू हो जाता है सिंधु के डेल्टा से, हालांकि सिंधु का डेल्टा अभी पाकिस्तान में है, भारत में वो नहीं है, लेकिन वो यहीं से शुरू हो जाता है पूरा सिंधु तंत्र ये और उसका मैदान। फिर यहाँ से गंगा का मैदान शुरू होता है जो यहाँ तक चलता है, और इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान शुरू होता है वो यहाँ तक चलता है। तो वैसे अगर हम देखें कि सिंधु के डेल्टा से लेके गंगा के इस डेल्टा तक, या उधर जाए तो ब्रह्मपुत्र तक, एक ही बात है, या साउथ में आए तो हम गंगा के डेल्टा तक, लगभग 3200 किलोमीटर लंबा मैदान है, जो कंटिन्यूस लंबा मैदान है। देखिए आप इस तरह से। और अगर हम जितना इसका पोर्शन भारत में है उसकी बात करेंगे तो वो केवल 2400 किलोमीटर है, जो सतलुज रिवर से शुरू होके यहाँ गंगा के मैदान तक आता है इस तरह से, या गंगा के डेल्टा तक आता है। यहाँ पर देखिए, तो अब सवाल ये है कि ये मैदान बना कैसे। तो मैंने जब हिमालय आपको पढ़ाया था तो कहा था कि हिमालय की अलग अलग रेंज बनी। तो क्या हुआ, शिवालिक जब ऊपर उठ रहा था तो एक गड्ढा लघु हिमालय की तरफ बना, तो एक गड्ढा इस तरफ भी बना, यानी कि जब शिवालिक का उत्थान हो रहा था तो एक गड्ढा इस तरफ भी बन गया। अब क्या हुआ, हिमालय ऊपर उठ गया तो कुछ नदियां ऐसी थी जो हिमालय से पहले से ही बह रही थी, तो वो बहना जारी रही, कंटिन्यू रही। कुछ नदियां ऐसी थी जो ग्रेटर हिमालय से निकली, कुछ ऐसी थी लेसर हिमालय से निकली, और कुछ ऐसी थी जो लघु शिवालिक हिमालय से निकली। तो जितनी भी सारी नदियां निकली वो सारी नदियां इस तरह से बहने लगी यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये नदियां जब इस तरह से बहती हैं, और हमने पहले भी कहा था कि साल भर बहती है, तो ऊपर से जब ये नदियां नीचे की तरफ उतरती है तो अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी को बहा के लाती है। अब याद रहे, ये जो मिट्टी हिमालय की है वो कौन सी मिट्टी, जो 33 सागर में थी। ऑलरेडी वो एक डेल्टाई मिट्टी थी, यानी कि उपजाऊ मिट्टी थी, प्लस उसमें वो समुद्री जीव भी दब गए, तो ये और फर्टाइल होगी उसके फसल से। अब जब ये नदियां सारी ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है तो उस मिट्टी को आसानी से काट के ले आती है, कारण कि वो खुद ही एक दलदल था, कीचड़ था, खुद एक जलोढ़ मिट्टी है जो आसानी से इरोजन हो जाता है उसका। तो वो सारी मिट्टी को नीचे अपर्दन करके वो लाती रहती है। अब ला के वो जमाएगी कहाँ पे? जाहिर सी बात है कि शिवालिक जब ऊपर उठा तो एक गड्ढा इधर दक्षिणी भारत की तरफ भी बन गया, हिमालय के दक्षिण में। तो उस गड्ढे को हिमालय से आने वाली जितनी भी नदियां हैं, मूलतः गंगा और उसकी जो सहायक नदियां, वो इस गड्ढे को लगातार भर रही है। हिमालय के उत्थान से लेके अब तक कंटिन्यू ये जारी है। तो ये नदियां क्या करती है, यहाँ से सारे मलबे को उठाती है और इस गड्ढे में लाके बिछाती रहती है। आपने देखा होगा ये नदियां किस तरह से काम करती है। बारिश के सीजन में आपने देखा होगा छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है। उस पानी को आपने देखा होगा सूख जाने के बाद फिर उस गड्ढे में आपको मिट्टी की पतली सी परत दिखाई देती है। वो परत कहाँ से आई? वो बारिश के पानी के साथ आई थी। पानी जो है या तो जमीन में भूमिगत हो जाता है या वाष्प बन के उड़ जाता है, फिर वो मिट्टी की जो परत होती है वो वहां पे रह जाती है। तो इस तरह से वो सारी मिट्टी साल दर साल ये नदियां लेकर आई और इस पूरे मैदान को, पूरा जो गड्ढा है उबड़ खाबड़, उस पूरे गड्ढे को भर दिया।
अब सुन के ताज्जुब होता है कि कहीं कहीं इस मिट्टी की गहराई मैक्सिमम डेप्थ 2000 मीटर है, यानी कि 2 किलोमीटर। अब आप सोचिए ये गड्ढा कितना गहरा होगा, जहां 2 किलोमीटर नीचे सीधी सीधी मिट्टी ही मिट्टी मिलती है। अदरवाइज हम दूसरी जगहों पर खोदते हैं तो थोड़ा नीचे चट्टाने आ जाती है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तो मैक्सिमम डेप्थ है इसकी 2 किलोमीटर तक हमें नीचे मिट्टी मिट्टी। तो इसका साफ मीनिंग ये है कि 2 किलोमीटर जो गहरी मिट्टी है, ये हिमालय और हिमालय से निकलने वाली नदियां लाकर साउथ में लाके उनको उन्होंने जमाया है। और इस पूरे जो जो शिवालिक के ऊपर उठने से ये जो अभिनति बनी थी, इस पूरी अभिनति को भर दिया गया है। तो इस तरह से ये पूरा मैदान का फॉर्मेशन हुआ है मोटे तौर पर, सामान्यतः हम देखें तो। अब आप देखिए ये पूरा जो मैदानी हिस्सा है इधर ब्रह्मपुत्र तक अगर हम देखें तो भारत के 24% भाग पर फैला हुआ है। और ये सबसे नवीनतम भूभाग है भारत का। क्यों? क्योंकि इसका जो इसकी जो उत्पत्ति वो तो हिमालय के भी बाद में हुई, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियों ने इसको बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हिमालय बना और हिमालय के बनने के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये भारत का सबसे नवीनतम भूभाग है, मतलब हिमालय से भी नया है। और इसकी आकृति की हम बात करेंगे तो आकृति फिर वही धनुष जैसी ही है या तलवार जैसी ही है, जैसा हिमालय था ऐसी इसी शेप में ये भी है। इधर देखिए। अच्छा ये ध्यान रखिए कि इसको हम मैदान कह रहे हैं तो आप ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल ऐसा मैदान है, प्लेन, आपको सीधा समतल, कोई कुछ भी नजर नहीं आएगा। कहीं तो ऐसा है कि 50-100 किलोमीटर जाने पर 1-2 सेंटीमीटर का स्लोप आता है, इतना बिल्कुल समतल। आप क्रिकेट का मैदान समझ लीजिए, बिल्कुल इतना स्लोप है, स्लोप लेस है, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा प्लेन मैदान है ये, जहां तक नजरें जाती है सीधा सीधा ही दिखाई देता है। तो बिल्कुल समतल मैदान ये भारत का। यहाँ आप देखिए इस मैप के अंदर हमने हिमालय में भी ये मैप देखा था, सामने हिमालय है और इससे निकलने वाली सारी नदियां इधर आई और इस पूरे गड्ढे को भरा है। देखिए पूरा मैदान। तो यहाँ से अगर हम देखें जो सतलुज का मैदान है, वहां से लेकर के ये इस डेल्टा तक लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी इस तरह से। ये चौड़ाई हर जगह अलग अलग होती है लेकिन फिर भी, और लंबाई भी हर जगह अलग अलग होगी, लेकिन सामान्य बात है ये। तो इस तरह से इस पूरे मैदान को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए इस मैदान को प्राकृतिक रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। अब वो 4 भाग कौन से हैं? मैंने यहाँ लिखा है नंबर 1 भाबर, तराई, बांगर और खादर। जैसे हमने हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा था, उसी तरह से यहाँ इस मैदान को भी इन 4 भागों में बांटा जाता है। ये जितने भी शब्द हैं ये लोकल टर्म है, लोकल डायलेक्ट के शब्द हैं, इसलिए इनकी अंग्रेजी भी इसी तरह से होगी। तो हम समझते हैं कि भाबर, तराई, बांगर और खादर, इनमें क्या अंतर है। सबसे पहले हम भाबर की बात करेंगे। तो शिवालिक की तलहटी में सिंधु से तीस्ता नदी तक लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा पर्वत पदीय मैदान है। पिडमोंट पर्वत के पैरों में पिडमोंट मैदान, जिसका निर्माण कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी, चट्टान के टुकड़ों से होता है। और यह एक मुख्य विशेषता ये पाई जाती है कि जो छोटी छोटी नदियां होती है वो ऊपर धरातल पर नजर नहीं आती, वो नीचे से ही निकल जाती है। अब बेसिक चीज क्या है, देखिए मान लेते हैं कि ये एक पर्वत है। अब यहाँ से नदियां जब नीचे की तरफ आती है तो क्या करेगी, ढाल ज्यादा होने की वजह से पानी स्पीड से नीचे आता है। तो यहाँ बड़ी बड़ी चट्टाने भी टूट फूट के नीचे चली आती हैं। लेकिन जैसे ही उसका ढाल खत्म होता है तो पानी की स्पीड कम हो जाती है। तो फिर वो जो बड़ी बड़ी चट्टाने लुढ़क कर नीचे आई थी, वो वहीं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर गिर के ढेर लग जाता है उनका। अब जब ढेर बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर चट्टाने नीचे से खोखली रहती है, एक के ऊपर दूसरी पड़ी, बीच में गैप रहता है। तो छोटी छोटी जो नदियां होती है फिर वो क्या करती है, ऊपर से नीचे उतरती है, पत्थरों के नीचे नीचे चलने लगती है, ऊपर नजर नहीं आता, ऐसा लगता नहीं है नीचे कभी नदी होगी। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर नदियां भूमिगत हो जाती है। और ये सारी चट्टाने पर्वत के बिल्कुल पैरों के नीचे की तरफ एक के ऊपर एक ढेर लग जाता है इन सारे पर्वतों पत्थरों का। इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि इसमें कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी, इस तरह की सिचुएशन होती है। और काफी लंबा एरिया है, इसको छोटा मत समझिएगा। हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है और वहां से सारे पत्थर नीचे आते हैं। कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर तक भी है। और हालांकि ये हर किताब में रेफरेंस में आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं कहीं चौड़ा ज्यादा होता है, कहीं पतला होता है, लेकिन फिर भी एक बड़े हिस्से पर ये इस तरह की जो स्थिति है वो हमें नजर आती है। यहाँ देखिए ये कहाँ है, तो ये भारत का मैप है, ये हिमालय है। तो बिल्कुल हिमालय के शिवालिक जो पर्वत है, शिवालिक श्रेणी, उसके बिल्कुल पैरेलल पैरेलल ऐसे चलता है इस तरह से। तो यहाँ ये कंकड़ पत्थर वाला हिस्सा हमें मिलता है, जिसको हम भाबर कहते हैं।
सेकंड हम तराई की बात करेंगे। अब भाबर के दक्षिण में, बिल्कुल उसके साउथ में, उसके पैरेलल ही, समानांतर ही, बारीक मिट्टी के जमाव से निर्मित चौड़ा भूभाग, और इसकी चौड़ाई कोई 15 से 30 किलोमीटर तक हो सकती है। अब इस चौड़े भूभाग में क्या होगा, नदियां धरातल पे फिर से दिखाई देती है, यानी कि जो भाबर में चट्टानों के नीचे से चल रही थी वो वापस बाहर नजर आती है, लेकिन वहां उनको निश्चित मार्ग का अभाव मिलता, क्योंकि रास्ता है नहीं, अब तक तो वो चट्टानों के नीचे चल रही थी, तो फिर वो पानी सारा इधर उधर फैल जाता है। अब पानी इधर उधर फैल के वो क्या बनाएगा, कीचड़, दलदल बनाता है। इसलिए ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो वहाँ लंबी लंबी घासें पाई जाती है, वन्य जीव भी पाए जाते हैं, कहीं कहीं वेजिटेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि कीचड़ दलदल होता है तो फिर वहाँ खेती करना और बाकी सारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो थोड़ी सीमित हो जाती है। तो ऐसे में वन्य जीवों के लिए घास फूस वेजिटेशन, उसके लिए, उसके पनपने के लिए ये अच्छी जगह बन जाती है। तो वहाँ ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो देखिए ये पर्वत है, इसके पैरों में हम देखें तो ये चट्टानों का, कंकड़ पत्थर का पूरा हिस्सा लगा हुआ है समझने के लिए। अब क्या होगा, इधर से फिर पानी आएगा तो वो पानी इन पत्थरों के नीचे से निकल के बाहर आता है, लेकिन आगे जाएगा कहाँ, रास्ता नहीं मिलता है। तो फिर वो सारी जो पानी है वो इधर उधर फैल जाता है, और ये नदी द्वारा जमाई हुई बारीक मिट्टी से बना हुआ मैदान है, तो फिर कीचड़ और दलदल बन जाते हैं। तो वो नदियां फिर यहाँ पे नजर आती है वापस। उसको तराई कहते हैं। तर, तर का मतलब होता है गीला, वेट, नम, तर, तराई। यहाँ देखिए इसकी लोकेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो ये तो था भाबर, और उसके ठीक पैरेलल ये तराई है, बिल्कुल उसके पैरेलल पैरेलल यहाँ पर ये बारीक मिट्टी का जमाव होता है, और फिर वो पानी पहुंचता है, नदियों नदियों का रास्ता बिल्कुल क्लियर नहीं होता, तो वो पानी फैल के कीचड़ बना देता है इसको। अगला जो टर्म है वो है बांगड़। पुरानी काप मिट्टी से निर्मित अपेक्षाकृत उच्च भूभाग जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, और इसके उदाहरण हमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अगर हम ये बांगड़ और भाबर और तराई दो हमने डिवीजन किए, इसके बाद हम इस मैदान को अगर ऐसे बांट दें तो ये वाले हिस्से में ज्यादातर बांगर की विशेषताएं मिलती है और इधर वाले में खादर की मिलती है। तो बांगर वाला जो हिस्सा है वो कैसा होता है, थोड़ा हाइट ज्यादा होती है, मतलब रिवर नीचे है उसकी हाइट ज्यादा होती है। तो नदी का जो बाढ़ का पानी है वो हर साल नदी के किनारों को छोड़ के बाहर की तरफ नहीं निकलता है, तो फिर वहां जो मिट्टी बिछती है वो पुरानी मिट्टी होती है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि पुरानी काप मिट्टी। काप मिट्टी को आप जलोढ़ मिट्टी कह दें तब भी एल्यूवियल सॉइल, इसका मतलब यही है, या दोमट मिट्टी भी आप इसको कह सकते हो। तो वो जो पुरानी काप मिट्टी से निर्मित थोड़ा ऊंचे ऊंचे भूभाग होते हैं, नदी के किनारे से थोड़े ऊंचे भूभाग होते हैं, तो उनको हम बांगड़ कहते हैं, क्योंकि वो पुरानी काप मिट्टी है इसलिए। और इसके उदाहरण देखिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, ये थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पर नदियों थोड़ी गहराई में बहती है, तो ऊपर की तरफ पानी जो है, बाढ़ का पानी हर साल इधर उधर नहीं फैलता है, तो उसको हम बांगड़ कहते हैं। इसी तरह से एक और टर्म है, चौथा जो इसका डिवीजन है, उसको खादर कहते हैं। इसमें क्या है, नई तलछट व काप मिट्टी से निर्मित निचले मैदान जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचकर नवीन मिट्टी की एक परत बिछा देता है, उसको हम कहते हैं खादर। इसके उदाहरण हमको देखने को मिलेंगे पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ये जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, पूर्व का उत्तर प्रदेश आप पूरा ले लीजिए, बिहार आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या, नदी का जो किनारा है बहुत ऊंचा नहीं होता, तो ऐसे में जैसे ही ज्यादा पानी आता है तो बाढ़ का पानी उस सारा एरिया में फैल जाता है। अब बाढ़ का पानी गंदा होता है क्योंकि उसके साथ मिट्टी बह के आ रही होती है, और जैसे ही पानी बाहर फैलता है तो फिर वो मिट्टी धीरे धीरे वहां जम जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये बहुत ही उपजाऊ भूभाग होता है, क्योंकि हर साल उसका नवीनीकरण होता रहता है मिट्टी का। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां सबसे न्यूएस्ट सॉइल पाई जाती है, मतलब नवीनतम मिट्टी। खादर में नवीन मिट्टी ही होती है, लेकिन उसमें भी अगर नवीनतम हम कहें, न्यूएस्ट सॉइल, तो वो डेल्टाई क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये पूरा जो रीजन है वो हर साल डूब में आ जाता है, कहीं कहीं उसके ऊपर मिट्टी की एक नवीन परत बिछ जाती है, इस वजह से इसको हम खादर कहते हैं। तो ये जो मैदान है ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है, एक तो नदी के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी हमेशा उपजाऊ होती है, फिर ये मिट्टी जो हिमालय की आ रही है वो खुद भी एक डेल्टा की मिट्टी है। तो ऐसे में ये जो गंगा का मैदान है बहुत उपजाऊ मैदान है भारत का, और न केवल भारत, हम कहेंगे दुनिया के प्रमुख उपजाऊ मैदानों में ये सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से हमने इसके चार टुकड़े करके देखा। एक तो भाबर, जो कि पत्थर, कंकड़ पत्थर वाला बिल्कुल पतला पतला शिवालिक की
सहारे सहारे है। दूसरा हमने तराई देखा जो कीचड़ है, दलदल है। मानव उपयोग की दृष्टि से न तो भाबर ज्यादा उपयोगी होता है, न ही तराई ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि वो कीचड़ है और दूसरे वाले में कंकड़ कंकड़ पत्थर है। तो ये दोनों पतले पतले पेड़ मानव उपयोग की दृष्टि से बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन जो बांगड़ और खादर है, ये मानव उपयोग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोनों। लेकिन उसमें भी खादर ज्यादा उपजाऊ होता है। हालांकि खादर में इरोजन भी बहुत ज्यादा होता है मिट्टी का, लेकिन वो ज्यादा उपजाऊ है। और बांगड़ भी उपजाऊ है, ऐसा बात नहीं कि उसमें उपजाऊपन खत्म हो गया है। इस तरह से ये खादर और बांगड़ में अंतर है। ये देखिए आप, ये अलुवियल सॉइल है। जब नदियां मिट्टी बिछाती है तो इस तरह की मिट्टी होती है और बिल्कुल समतल होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है बहुत ज्यादा। अमूमन सारी फसलें इसमें पैदा की जा सकती है। अब आप इस चीज को एक स्केच से समझेंगे तो वो ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं कि ये शिवालिक है। अब इधर से नदी नीचे की तरफ उतरती है तो क्या होता है, यहाँ पर कंकड़ पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें जो भी होती है, ढाल के सारे लुढ़क कर नीचे आ जाती है। पर यहाँ आने के बाद पानी की स्पीड कम हो जाती है, तो फिर वो एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे ढेर सारा पत्थरों का वहां पे पड़ा रहता है। फिर जब ज्यादा ढेर लग जाता है तो फिर क्या होगा, अगली बार जब नदी का पानी आएगा तो इन पत्थरों के नीचे से होके ही निकल जाता है। फिर ये आगे पहुंचता है, तो जैसे ही पत्थर, कंकड़ पत्थर वाला एरिया खत्म होता है, आगे जाते ही पानी जाएगा कहाँ, उसको एक रास्ता नहीं मिलता, एक निश्चित मार्ग नहीं होता, तो वो फिर इधर उधर फैल जाता है। और वहां वो क्या बनाता है, तराई बना लेता है। तो ये कीचड़ दलदल वाला हिस्सा बनता है और ये कंकड़ पत्थर वाला हिस्सा बनता है। अब अगर आप खादर और बांगड़ को समझेंगे तो मान लेते हैं ये नदी है, जो नदी की गहराई, डेप्थ ज्यादा होती है, उसकी जो वैली होती है, ये रिवर वैली यहाँ से यूं बह रही है। तो इसका ये जो कम ऊंचा हिस्सा है, वहां क्या होगा, जैसे ही नदी का पानी, बाढ़ आती है तो ये पानी यहाँ फैल जाएगा और यहाँ भी फैल जाएगा। अब जैसे ही नदी का पानी यहाँ फैलता है तो क्या होगा, उसके साथ आई हुई मिट्टी जम के एक नवीन परत बिछा देगी, तो उसको हम खादर कहेंगे। लेकिन थोड़ा नदी से दूर वाला, या हम कहें थोड़ा ऊंचा हिस्सा, जो जो रिवर के किनारे से ज्यादा ऊंचा है, तो वहां वो हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। तो ऐसे में वो जो है पुरानी कांप मिट्टी कहलाएगी, और ये जहां हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है उसको हम नवीन कांप मिट्टी कहते हैं। अब हम हिमालय का, इसका गंगा के मैदान का रीजनल डिवीजन करें, प्रादेशिक विभाजन गंगा के मैदान के। ठीक है। तो भारत के अंदर जितना मैदान है, इसको 4 भागों में प्रादेशिक दृष्टि से भी बांटा जाता है। अब उन 4 भागों में हम देखें, सबसे पहले प्लेन ऑफ पंजाब हरियाणा, यानी कि पंजाब हरियाणा का मैदान। दूसरा प्लेन ऑफ गंगा, यानी कि गंगा नदी का मैदान। तीसरा प्लेन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का मैदान। और चौथा है प्लेन ऑफ असम, यानी कि असम का मैदान। तो आइए हम इन चारों मैदानों को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम रीजनल डिवीजन करने की सोचें तो हम इस तरह से इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ सतलुज और जो यमुना नदी है उसके बीच में किस तरह से लाइन खींच दे तो ये मैदान अलग हो जाता है, क्योंकि इधर वाला सतलुज का मैदान है जिसको हम प्लेन ऑफ पंजाब कहते हैं, या ये बड़े तौर पर हम देखें तो ये मैदान सिंधु के मैदान का हिस्सा है। दूसरा, इसके दक्षिण में ये भी सिंधु के मैदान का हिस्सा है, जो कि मरुस्थल है, थार का डेजर्ट है। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये जो थार का मरुस्थल है, मूलतः वो सिंधु नदी का मैदान ही कहलाता है, लेकिन वहां रेतीली परिस्थितियां हैं तो वो बहुत उपजाऊ नहीं है। ये गंगा का मैदान है पूरा। अब यहाँ से आप देखिए, यमुना नदी और ये गंगा नदी यहाँ से लेके ये बिल्कुल इसके डेल्टा तक, गंगा नदी के डेल्टा यानी कि वेस्ट बंगाल तक अगर हम देखें। और आगे अगर इस तरह से हम देखेंगे तो ये असम का मैदान है पूरा इस तरह से। तो इस गंगा के मैदान को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, असम का मैदान और राजस्थान का मैदान। तो आइए हम इनकी डिटेल में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान। ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में स्थित है, ये वाला पूरा रीजन जो मुख्यतः सिंधु नदी के कमांड एरिया में आता है। और यहाँ भारत के अंदर मुख्य नदी बहती है वो सतलुज है इस मैदानी हिस्से में यहाँ पे। तो सतलज है, रावी है, व्यास है, चिनाब, झेलम, सिंधु, इन 5 नदियों के द्वारा बना हुआ ये एक बहुत ही उपजाऊ मैदान है। दिल्ली अरावली कटक जो है रीच, उसके द्वारा ये गंगा यमुना मैदान से अलग हो जाता है। अब इधर देखिए, ये गंगा यमुना मैदान है, यहाँ ये अरावली पर्वत फैला हुआ है, ऐसे दिल्ली तक फैला हुआ है। ये पर्वत जो है वो इसको सतलज के मैदान और गंगा के मैदान को अलग कर देता है। क्षेत्रफल इसका लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। ये भी डेटा हर किताब में आपको अलग अलग मिल सकते हैं। और समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 200 से 300 मीटर है, और मैदान 300 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं होते, तो लगभग 300 मीटर ही हाइट होती है उनकी, लगभग सामान्य बात है। अब यहाँ पर एक खास बात देखिए, 2 नदियों के बीच के जो भूभाग, ये सारी नदियां आप देखिए, इन नदियों के बीच के भूभाग को यहाँ दोआब कहा जाता है।
दो आब, दो का मतलब हो गया टू, और आब का मतलब हो गया वाटर या रिवर। दो आब, आब का मतलब पानी होता है सब, दो आब कहते हैं इसको। मतलब साफ है, दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहा जाता है। अब आप देखिए यहाँ कौन सी नदियां हैं और उनका वो दोआब कैसे बनता है। सबसे पहले आप देखिए ये सिंधु नदी है, इस तरह से बहती है। चिनाब, फिर ये झेलम, फिर ये रावी, ये सतलुज, और ये व्यास। ये देखिए इस तरह से ये नदियां बहती है। डिटेल में बात मैं नदियों वाले अध्याय में इनके बारे में और करूंगा, लेकिन अभी यहाँ दोआब कंसेप्ट को समझिए। एक नदी ये है, एक नदी है, इन दोनों के बीच का ये जो भूभाग है वो क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। ये नदी और ये नदी के बीच का जो भूभाग है वो भी दोआब कहलाएगा। ये एक दोआब है, ये एक दोआब है, ये भी एक दोआब है। इस तरह से दो नदियों के बीच के भूभाग को यहाँ दोआब कहा जाता है। अब ये पांच नदियां हैं, तो मतलब सिंधु को छोड़ दें तो ये पांच नदियां टोटल बनती है। अब इन पांचों नदियों को के जो दोआब है उनको मिलकर ही वो शब्द बना है पंजाब। पंजाब आप जो है वो दोआब शब्द से, पंजाब पांच नदियों के दोआब है। अब पुराने जमाने में अगर हम पंजाब कहें तो काफी बड़ा था, हिमाचल प्रदेश से होता हुआ और यहाँ से पाकिस्तान तक फैला हुआ था। विभाजन हुआ 47 में, तो आधा पंजाब इधर रह गया, आधा पाकिस्तान में चला गया। वहां भी पंजाब अभी भी है, उसको पंजाब ही कहते हैं वहां पे, और हमारा जो पंजाब है वो इस तरफ रह गया। तो ये सारे जो दोआब है उनके नाम है। अब देखिए सिंधु और झेलम के बीच के इस दोआब को क्या कहते हैं, सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब नदी के बीच वाला ये जो दोआब है उसको चाज या जेच दोआब भी कहते हैं इसको। चिनाब और रावी नदी के बीच वाला जो है उसको रचना दोआब कहते हैं। रावी और व्यास के बीच में जो बारी दोआब कहा जाता है, और व्यास और सतलुज के बीच में बिस्त दोआब है। एक बात ध्यान रखना, ये सारे दोआब भारत और पाकिस्तान दोनों में फैले हुए हैं, लेकिन ये बिस्त दोआब एकमात्र ऐसा दोआब है जो पूरा का पूरा भारत में है। बाकी सभी आधे पाकिस्तान में है, आधे भारत में है, इस तरह से है। लेकिन ये अकेला ऐसा दोआब है जो कंप्लीटली लोकेटेड इन इंडिया, भारत में ही ये लोकेट होता है। अब हम पंजाब हरियाणा से संबंधित कुछ एक दो बातें और हैं उसको समझ लेते हैं। यहाँ एक शब्द है बैट, इसका मतलब होता है पंजाब में नदी के दोनों ओर 10 से 20 किलोमीटर चौड़े जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं, जिनको हम खादर भी कहते हैं, जहाँ बाढ़ हर साल आती है, उनको यहाँ बैट कहा जाता है। एक शब्द है चो। शिवालिक की तलहटी में नदी जब इरोजन करती है तो वहां छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों को वहां चो कहा जाता है। इसी तरह से एक शब्द है धाया। तो नदी के दोनों ओर जो ऊंचे कगार होते हैं, ऊपर उठे हुए हिस्से होते हैं, जिनको हम बांगड़ कहते हैं, ज्यादा हाइट होती है, तो उनको यहाँ पंजाब के अंदर मुख्यतः धाया भी कहा जाता है। अब हम दूसरे मैदान की बात करेंगे, जो इसका दूसरा विभाजन है, जिसको हम गंगा का मैदान कहेंगे। मूलतः ये गंगा नदी की वजह से इसका ये नाम पड़ा है। अब ये हम देखेंगे तो यहाँ यमुना नदी से लेकर के यहाँ आप देखिए पश्चिम बंगाल तक ये पूरा रीजन गंगा का मैदान कहलाता है। तो हम कह सकते हैं यमुना नदी एवं अरावली के पूर्व से पश्चिम बंगाल तक, ये देखिए यहाँ अरावली पर्वत है, ये इसके पूर्व से शुरू हो जाता है, ये पूरा मैदानी हिस्सा ही है, और यहाँ से लेकर ये पश्चिम बंगाल तक। तो इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हो गए, पूर्वी राजस्थान यहाँ पे इस तरह से, फिर इसमें बिहार आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, ये पूरा उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, बिहार के बाद में ये पश्चिम बंगाल। तो ये सारे स्टेट गंगा के मैदान में ही स्थित हैं। अब हम इसकी ऐसे देखें तो इधर शिवालिक पर्वत है और इधर दक्षिण का पठार है। तो दक्षिण के पठार से लेके शिवालिक तक फैला हुआ है पूरा ऐसा। और इसके ढाल की बात करेंगे तो इसका ढाल जाता है पूर्व की तरफ, या हम दक्षिण पूर्व की तरफ भी कह सकते हैं, ऐसे इस तरह से इसका ढाल है। यहाँ पर एक टर्म है गंगा यमुना दोआब। जैसे उधर भी दोआब थे, इससे यहाँ भी एक दोआब है। अब आप यहाँ देखिए ये गंगा है और ये यमुना नदी है, दोनों यहाँ पर आपस में मिलती है। पहले इसको इलाहाबाद कहते थे, आजकल इसको प्रयागराज कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना नदियों के बीच स्थित मैदान को भी दोआब कहते हैं। ये देखिए पूरा मैदान है, ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, इसके बीच में ये दोआब है पूरा, ये दोनों यहाँ मिलती है बस। और दोनों नदियों का जो मिलन स्थल है उसको संगम या उसको प्रयाग कहते हैं। अकबर ने ये भी कहा था कि ईश्वर का निवास स्थान है, इतना पवित्र जगह मानी जाती है, कहने का मतलब ये है। और हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो दो नदियों का मिलना हमेशा ही शुभ माना गया है, तो इसलिए इसको संगम या प्रयाग कहते हैं। पहले इलाहाबाद कहते थे, अभी वो प्रयाग से ही इसका नाम प्रयागराज कर दिया, मतलब सभी प्रयागों का राज। प्रयाग का मतलब दो नदियों का मिलन भी हो सकता है, लेकिन ये गंगा यमुना का मिलना बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इसको प्रयाग कहा, और उस शहर का नाम फिर प्रयागराज, प्रयागों का राज कर दिया गया है वर्तमान में। तो ये गंगा यमुना दोआब था। अब हम इस गंगा यमुना दोआब
आपको अगर मैप पर देखें तो बिल्कुल क्लियरली ये नजर आता है। देखिए ये गंगा नदी है, यमुना नदी है, यहाँ से पूरा गंगा यमुना दोआब है और ये यहाँ मिलते हैं, मूलतः यहाँ वो दोआब शब्द जो है ये देखिए यहाँ पे। हाँ, अब इस गंगा के मैदान के फिर से 3 टुकड़े हो जाते हैं और वो 3 टुकड़े कौन से हैं देखिए। यहाँ यहाँ हमने भी कहा था कि सतलुज और यमुना जो है उसके बीच में से ये जो यहाँ से डिवीजन हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक गंगा का मैदान है। इस पूरे गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अपर गंगा का प्लेन, मिडल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का या लोअर गंगा निचली गंगा का मैदान, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। अब इनकी हम थोड़ी विशेषता को देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, अपर गंगा मैदान ये यूपी में लगभग उसके 2/3 भाग पर फैला हुआ है। ईस्ट वेस्ट इसकी जो लेंथ है वो 550 किलोमीटर होगी, जबकि नॉर्थ साइड 380, ऐसे ये 380 किलोमीटर होगा। एरिया लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर मान लीजिए। और इसके फर्दर डिवीजन हो जाता है, रोहिलखंड और अवध का मैदान भी, इसको अलग अलग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो नदियां मुख्यतः बहती है, गंगा यमुना ये दोनों प्रमुख नदियां, इसके अलावा रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, ये सारी नदियां यहाँ बहती है। मैं इन नदियों की सबकी बात नदियों वाले चैप्टर में और डिटेल में करूंगा। यहाँ दूसरा देखिए मिडिल गंगा का मैदान, ये मिडिल गंगा प्लेन है। मध्य गंगा का मैदान ये ईस्टर्न यूपी और बिहार में है, पूर्वी यूपी को मान लें, थोड़ा बिहार भी मान लें इसमें। ईस्ट वेस्ट इसकी लेंथ 600 किलोमीटर है, नॉर्थ साउथ 330 किलोमीटर है, ऐसे 330 है। एरिया लगभग 1.45 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ जो नदियां हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, इस तरह की नदियां ये यहाँ पर बहती हैं। फिर हम बात करते हैं लोअर गंगा का मैदान, ये निचला गंगा का मैदान है। ये वेस्ट बंगाल में है मूलतः, लेकिन वेस्ट बंगाल के 2-3 जिले छोड़ दीजिए, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, पुरुलिया, जो कि हिमालय श्रेणी में आते हैं, सिक्किम के बिल्कुल पास वाले वो 2-3 जो डिस्ट्रिक्ट है उसको छोड़ दें तो बाकी पूरा जो वेस्ट बंगाल है वो पूरा का पूरा लोअर गंगा प्लेन में ही आता है। इसके एक तरफ छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे, छोटा नागपुर का पठार, और वहां से लेके ये बांग्लादेश तक फैला हुआ है, लगभग 200 किलोमीटर होगा ऐसे, जो इसकी मैक्सिमम विड्थ है 200 किलोमीटर हो सकती है। और हिमालय टू डेल्टा ये 580 किलोमीटर है, यहाँ से लेके ये 580 किलोमीटर है, इस तरह से लंबा ज्यादा है, क्योंकि वो डेल्टा बनता रहता है और आगे की तरफ इसका क्षेत्रफल बढ़ता रहता है। टोटल एरिया 81,000 स्क्वायर किलोमीटर होगा। और यहाँ जो रिवर है, तिस्ता है, टोटास है, जलढाका है, इस तरह की नदियां यहाँ पे बहती है। अब ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, क्योंकि इधर से देखिए गंगा नदी आ रही है और इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये तिस्ता नदी है यहाँ पे देखिए। और बाकी आप देखिए कितनी हजारों नदियां निकलती है छोटी छोटी, यहाँ इस इमेज के अंदर देखिए हजारों नदियां हिमालय से निकलती है और सारी की सारी गंगा और ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। तो ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम है, ये तो बांग्लादेश में होता है और इन दोनों नदियों ने मिलकर ये पूरा हिस्सा बनाया है, यानी कि डेल्टा इनके द्वारा डिपोजिट की गई मिट्टी से बना है। ये पहले नहीं था, यहाँ खड्डा था पहले, मतलब बंगाल की खाड़ी का विस्तार था, लेकिन धीरे धीरे इन नदियों ने सारा मलबा लाके भर दिया और आज जहाँ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश स्थित हैं, ये पूरा डेल्टा पर ही स्थित है। तो इस पूरे डेल्टे का फॉर्मेशन जो है इन दोनों नदियों ने आपस में किया है। और यहाँ एक विशेष प्रकार का पेड़ पाया जाता है, इसको हम सुंदरी कहते हैं, तो उस पेड़ के नाम पर इस डेल्टा को सुंदर वन कहा जाता है। और याद रहे ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, चापाकार, ये चाप काटा हो वैसा डेल्टा है चापाकार, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। इतना बड़ा डेल्टा दुनिया में और कहीं नहीं है, कोई नदी नहीं बनाती। साथ ही यहाँ इन डेल्टाई क्षेत्रों में 2 शब्द हैं, बिल और चर। बिल क्या होता है? ज्वारी जल की डूब में आ जाने वाला निम्न दलदली भाग है, जिसका प्रयोग लोग जूट धोने के लिए, या पानी भर जाता है, कहने का मतलब ये है कि जब ज्वार आता है तो वो छोटे छोटे निचले गड्ढे होते हैं जहाँ पानी भर जाता है, तो फिर लोग ये जूट धोने वगैरह, क्योंकि यहाँ जूट की खेती बहुत होती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, और भी उपयोग हो सकते हैं उसके। दूसरा इसमें चर एक शब्द है, ज्वारी जल की डूब में न आने वाला उच्च भूभाग, जहां मानव बस्तियां या दूसरे जो काम है वो किए जाते हैं। बेसिक चीज क्या है, ज्वार भाटा का जब पानी आता है तो इस डेल्टाई क्षेत्र में पानी, ज्वार का समुद्र पानी ऊपर उठता है तो पीछे घुस जाता है, तो जो छोटे छोटी जगह नीचे गड्ढे हैं गहरे, उनमें तो वो पानी चला आता है, तो उसको बिल कहते हैं। लेकिन फिर लोग कहाँ रहेंगे, तो लोग कुछ ऐसी ऊंची जगह देखते हैं जो ज्वार के पानी में डूबता नहीं, हालांकि वो भी कीचड़ दलदल जैसा ही क्षेत्र होता है। ये लोग भी लकड़ियों के घर बनाते हैं और नीचे कुछ पिलर बना के लकड़ी के, फिर उसके ऊपर बड़ी मुसीबत से जीवन यापन करते हैं लोग, तो उसको फिर हम चरपी कहते हैं, वो जो थोड़ा ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है जो इनके रहने के लिए काम में आता है। तो इस तरह से बिल और चर ये दोनों इस डेल्टाई भूभाग से जुड़े हुए शब्द हैं।
तीसरे मैदान की हम बात करेंगे तो वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान, या इसको हम असम का मैदान भी कह सकते हैं। और आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से इस तरह से बह रही है, तो इधर एक सदिया करके जगह है, इधर धुबरी जगह है। तो सदिया से लेके धुबरी तक वाला ये जो पूरा रीजन है, वो पूरा का पूरा रीजन हम ब्रह्मपुत्र के मैदान के अंदर मान सकते हैं। ईस्ट वेस्ट ये लगभग 800 किलोमीटर लंबा होगा, कहीं कहीं 900 किलोमीटर भी लिखा है। तो ये लगभग इतनी लेंथ होगी सदिया से लेके धुबरी तक। तो आप देखिए बिटवीन शिलोंग प्लेटू टू हिमालय, ये शिलोंग का पठार है, ठीक है, और वहां से लेके हिमालय इसके बीच में लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। चौड़ाई इसकी बहुत कम है, 90 से 100 किलोमीटर तक चौड़ा होगा, ये चौड़ाई ज्यादा नहीं है, लेकिन लंबाई काफी है इस पूरे मैदान की। पतला पतला सा मैदान है हिमालय और शिलोंग के पठार के बीच में। इस मैदान को अगर हम देखेंगे तो इसकी एक खास विशेषता है, वो ये है कि यहाँ एक मजूली करके द्वीप है, एक आइलैंड है। इस मजूली द्वीप की खास बातें क्या है वो यहाँ पर आप देखिए। अब इसको ध्यान से देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इस तरह से बह रही है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये यहाँ से इसकी एक शाखा यूं अलग हो जाती है, और ये देखिए ये शाखा आगे होकर वापस इसमें ये इस तरह से बहती है। तो ये जो मजूली द्वीप है, एक नदी इधर से निकल जाती है, एक इधर से निकल जाती है, तो नदी के बीच में स्थित ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। मजूली द्वीप का नदी के बीच में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और मजूली जो शब्द है उसका मतलब ये होता है द लैंड बिटवीन टू पैरेलल रिवर्स, दो नदियों के बीच का भूभाग ही वो कहलाता है। तो ये आइलैंड है। वैसे ये आइलैंड पहले बहुत बड़ा आइलैंड था, लेकिन अब इसका एक एरिया जो है वो घटकर केवल 350 स्क्वायर किलोमीटर रह गया, क्योंकि ये नदियां जो आती है वो दोनों तरफ से इसका इरोजन कर रही है, बहुत ज्यादा अपरदन इसका हो रहा है, और सारी मिट्टी कट कट के यहाँ से बह रही है, इसलिए इसका एरिया लगातार घट रहा है। सन 2000 में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत का दर्जा भी दिया था, और साथ ही 2016 में इसको एक जिला बना दिया गया है। तो ये भी कहा जाता है कि इन 2016 इट बिकम द फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। भारत का पहला द्वीपीय जिला बना ये 2016। तो पूरा पूरा द्वीप एक डिस्ट्रिक्ट बन गया वर्तमान के अंदर, और इसको हम माजुली आइलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, और आदिम जनजातियां जो है वो यहाँ पर ज्यादातर निवास करती है, रहती है। एक और चीज आप देखिए, इस नदी को गुम्फित नदी के नाम से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। वो इसीलिए कि नदी इधर उधर सारा पानी इसका बिखर बिखर के चलता है। तो एज अ नदी जब हम पढ़ेंगे तब मैं इस पर और डिटेल में बात करूंगा। अब हम जो इम्पोर्टेंस देखेंगे कि ये जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसका भारत के लिए क्या महत्व है। तो आइए एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि पुरानी जो सभ्यता है जिसमें हम मोहनजोदाड़ो वगैरह, कालीबंगा, पीलीबंगा, ये सब बातें करें, या पुराने और भी हम जाएं, चाहे महाभारत की भी हम बात करें, तो ये बहुत पुराने जमाने से ही ये भारत का एक केंद्र बिंदु रहा है पूरा मैदान, क्योंकि फर्टाइल था, उपजाऊ मैदान था, तो हर कोई वहां आके बसना पसंद करता था। इसलिए भारतीय सभ्यता का जो विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं इसी मैदान पे हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। फिर है फर्टाइल एलुवियल सॉइल। मैंने आपको अभी समझाया था कि बहुत ही उपजाऊ, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी इस पूरे मैदान के अंदर विस्तृत है, जो कि जलोढ़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी है। वो कहाँ से आई मैंने आपको इस वीडियो में ही बताया था। अगला देखिए, इसको अनाज का भंडार भी कहा जाता है। भारत में अनाज का गोडाउन, भंडार जो है हम कह सकते हैं, वो जो भंडार है वो इसी मैदान को कहा जाता है, क्योंकि भारत में मैक्सिमम जो क्रॉप फसलें पैदा की जाती है वो इसी मैदान के अंदर की जाती है। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ गेहूं चावल जैसी फसलें उगती है, और लोग बहुत लार्ज स्केल पर इनका सेवन करते हैं। लगभग भारत की 45% जनसंख्या इसी मैदान में रहती है। 45% जनसंख्या भारत की इस मैदान में, और डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है। यूपी को आप देख लीजिए, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इधर पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, ये सब ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जो डेंस पॉपुलेटेड क्षेत्र हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भारत के 45% लोगों का यहाँ निवास स्थान है, और उनका लालन पालन ये पूरा मैदान कर रहा है। भारत में सबसे ज्यादा कृषि गतिविधियां जो हो रही है वो इसी मैदान में हो रही है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पर होता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो भी, इसलिए यूपी का नाम बड़ा बार बार आता है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो
तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखें तो इस भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसमें कोई शक नहीं। और वो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो है वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। साथ ही नदियां हर वर्ष भर बहती है, जो हिमालय से नदियां आती है वो तो साल भर पानी मिल जाता है किसानों को। तो ऐसे में एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत ही सुटेबल जगह है। डेंस रिवर नेटवर्क, इतना सघन जाल है नदियों का कि सब जगह से नदियां निकल के आ रही है, और वो नदियां पानी लेके आती है, और उनके जो किनारे होते हैं उस पर लोग खेती वगैरह करते हैं। तो ये रिवर का जो जाल है वो भी यहाँ पर बहुत सशक्त है। फिर डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मींस इंडस्ट्रीज, कैनाल्स, ये सब चीजें भी आप देखिए। सड़कें, सबसे ज्यादा डेंसिटी सड़कों की कहाँ है? वो गंगा के मैदान में। अब रेलों की डेंसिटी देखिए, सबसे ज्यादा गंगा के मैदान में ही सबसे ज्यादा रेलों की डेंसिटी है, क्योंकि साउथ वाला हिस्सा तो ऊबड़ खाबड़ है, पर्वत पठार, तो वहां उतनी रेलें नहीं है। सड़कों में भी देखेंगे तो हम इसी मैदान के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो सड़कों का निर्माण तो करना ही पड़ेगा। इसी तरह से अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज है वो भी यहाँ पे ज्यादा है। समतल क्षेत्र होने की वजह से नहरें निकालना यहाँ सबसे आसान है, और खेती कर रहे हैं लोग ज्यादातर, तो उसमें नहरों की डिमांड भी बहुत ज्यादा रहती है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये सारी चीजें भारत के अंदर इसी मैदान में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये कुछ मेजर बेनिफिट्स थे इंडिया के। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारत की 45% जनसंख्या इस मैदान में निवास करती है। ये कितना बड़ा एस्पेक्ट है। तो आपने इस वीडियो को देखा। अब मैं आपके लिए आपके अपने टेस्ट के लिए कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने हूँ। तो कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप उनका जवाब देंगे। सबसे पहली बात, खादर और बांगर में क्या अंतर है? धाया किसे कहते हैं? दोआब किसे कहते हैं? रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? सदिया एवं धुबरी किस नदी के किनारे स्थित है? मजुली द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर के विशाल मैदान को भारतीय सभ्यता का पालना क्यों कहते हैं? ये कुछ आपके लिए सवाल थे, आप इनका उत्तर देने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में हमने गंगा के मैदान की डिटेल में बात की है। आगे हम फिर मिलेंगे और दक्षिण के पठार के साथ में, क्योंकि उसकी भी हमें डिटेल में स्टडी करनी बाकी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपने आसपास पेड़ों और पानी अगर कहीं व्यर्थ बह रहा है तो उसको बचाइए, हमारी पृथ्वी को बचाइए। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।